चलिए भारत के इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जो पत्थर पर लिखे गए हैं। ये सिर्फ पुरानी इमारतें या मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक पहचान का कह सकते हैं कि पहला ब्लूप्रिंट है, वो नींव जिस पर आज का भारत खड़ा है। आइए इस कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक बेजान पत्थर या धातु का कोई टुकड़ा किसी पूरी सभ्यता की कहानी कैसे बयां कर सकता है। खैर, यही हमारी आज की पड़ताल का केंद्र है। हम यही देखेंगे कि कैसे ये चीजें हजारों साल पहले के लोगों की सोच, उनकी कला और उनकी ताकत की एक जीती जागती कहानी बन जाती हैं। तो देखिए, हमारा सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। हम शुरू करेंगे सिंधु घाटी की कमाल की प्लानिंग से, फिर देखेंगे मौर्य साम्राज्य की शाही कला, उसके बाद गुप्त काल के स्वर्ण युग से गुजरेंगे, मूर्ति कला की अलग अलग शैलियों को जानेंगे और आखिर में भारत की दो महान मंदिर बनाने की शैलियों को समझेंगे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता से। ये लोग सिर्फ भारत के पहले कलाकार ही नहीं थे, बल्कि अपने समय से कहीं आगे के, कह सकते हैं कि जीनियस इंजीनियर और शहर बनाने वाले लोग थे। इन्होंने ही वो बुनियाद रखी जिस पर भारतीय कला की पूरी इमारत आज खड़ी है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये कोई 100-200 साल की कहानी नहीं है, ये हजारों सालों में फैला हुआ एक लंबा सफर है। सिंधु घाटी की नींव से लेकर मौर्यों के विशाल खंभों तक, फिर गुप्त काल में कला के शिखर पर पहुंचने से लेकर भारत के अलग अलग कोनों में नई शैलियों के जन्म तक, हर दौर ने हमारी सांस्कृतिक कहानी में एक नया पन्ना जोड़ा है। तो आखिर सिंधु घाटी की कला हमें बताती क्या है? उनके एकदम सलीके से बने शहर दिखाते हैं कि वो लोग अनुशासन और व्यवस्था को कितना महत्व देते थे। टेराकोटा के जो खिलौने मिले हैं वो बताते हैं कि उनके बच्चों का बचपन कैसा रहा होगा, और पत्थर की मोहरों पर बने जानवर शायद उनके व्यापार और धार्मिक विश्वासों की तरफ इशारा करते हैं। और इन सबसे बढ़कर वो कांस्य की डांसिंग गर्ल, उसका जो आत्मविश्वास से भरा पोज है, उसे देखकर लगता है कि उस समाज में कला और कलाकारों का दर्जा काफी ऊंचा रहा होगा। सिंधु घाटी के खत्म होने के कई सदियों बाद जब मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, तब कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। अब कला का मकसद ही बदल गया। अब कला सिर्फ लोगों के लिए नहीं थी, बल्कि ये सम्राट की ताकत, उनके संदेश और उनके साम्राज्य की सोच को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का एक जरिया बन गई। मौर्य काल में ना हमें कला के दो चेहरे देखने को मिलते हैं, बिल्कुल अलग अलग, जैसा कि स्लाइड पर दिख रहा है। एक तरफ है राजकीय कला, जैसे अशोक के ऊंचे पॉलिश किए हुए स्तंभ जिन पर राजा के आदेश खुदे होते थे, और दूसरी तरफ थी लोक कला, जैसे यक्ष यक्षिणी की भारी भरकम मूर्तियां जो स्थानीय मान्यताओं को दिखाती थीं और जिन्हें आम कलाकारों ने बनाया था। कमाल की बात यह है कि ये दोनों एक साथ मौजूद थीं। मौर्यों की शाही कला की सबसे हैरान करने वाली बात थी एकाश्म तकनीक। जरा सोचकर देखिए, 40 से 50 फीट ऊंचे खंभे को एक ही चट्टान से तराश कर बनाना बिना किसी जोड़ के, और फिर उसे सैकड़ों मील दूर ले जाकर खड़ा करना। ये सिर्फ कला नहीं थी, ये इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की जबरदस्त मिसाल थी। अशोक स्तंभ का पूरा डिजाइन बहुत प्रतीकात्मक है। इसका जो मेन हिस्सा है वो एक ही पत्थर का है। उसके ऊपर उल्टे कमल का डिजाइन है जो पवित्रता का प्रतीक है। फिर आती है चौकी, जिस पर चलते हुए जानवर जीवन के चक्र को दर्शाते हैं, और सबसे ऊपर है शाही जानवर जो सम्राट के धम और शक्ति का प्रतीक हैं, जैसे सारनाथ के वो 4 शेर जो आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि सारनाथ के ये शेर दहाड़ते हुए या गुस्से में नहीं दिखते। वो शांत हैं, गरिमा से भरे हुए हैं। उनके चेहरों पर एक आध्यात्मिक शांति है, मानो वो बुद्ध के उपदेश सुन रहे हों। ये सम्राट अशोक का संदेश था कि साम्राज्य की असली ताकत क्रूरता में नहीं, बल्कि धम्म और शांति के रास्ते पर चलने में है। कला के जरिए राजनीति और आध्यात्मिकता का ये संगम वाकई अद्भुत है। मौर्यों के बाद अब हम उस दौर में पहुंचते हैं जिसे भारतीय कला का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है, यानी गुप्त काल। ये वो समय था जब कला के नियम तय किए गए, उन्हें परफेक्ट किया गया और ऐसी शानदार चीजें बनाई गईं जो आने वाली सदियों के लिए एक मिसाल बन गई। तो सवाल है कि इससे स्वर्ण युग कहते क्यों हैं? ऐसा क्या खास था इस दौर में? वो इसलिए क्योंकि इसी दौर में मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुकला में एक ऐसा संतुलन और सौंदर्य आया जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। कला में आध्यात्मिकता और दुनियावी सुंदरता का एक आदर्श संगम तैयार हुआ।
गुप्त काल की सबसे बड़ी देन थी हिंदू मंदिर का वो बेसिक स्ट्रक्चर जो आज भी हमें देखने को मिलता है। पहली बार यह तय हुआ कि मंदिर में एक छोटा पवित्र गर्भगृह होगा जहां मुख्य देवता होंगे। उसके बाहर एक मंडप होगा जहां भक्त इकट्ठा होंगे और गर्भगृह के ठीक ऊपर एक शिखर होगा। इसी दौर में मूर्तिकारों ने बुद्ध और हिंदू देवताओं को एक दिव्य, शांत और संतुलित रूप दिया। और हां, अजंता की गुफाओं में कलाकारों ने दीवारों पर रंगों से कहानियों को जैसे जिंदा कर दिया। अच्छा, मौर्यों के बाद और गुप्त काल के दौरान भारत के 3 अलग अलग कोनों में मूर्तिकला की 3 बहुत बड़ी शैलियों ने जन्म लिया। हर एक की अपनी पहचान थी, अपना पत्थर था और अपनी एक अलग सोच थी। चलिए इस टेबल की मदद से इन तीनों में फर्क समझते हैं। पश्चिमोत्तर में थी गांधार शैली, जिस पर यूनानी रोमन असर साफ दिखता है। इसलिए यहां बुद्ध की मूर्तियां किसी ग्रीक देवता की तरह एकदम यथार्थवादी और मस्कुलर बनाई गईं। वहीं मथुरा में कलाकारों ने लाल बलुआ पत्थर पर एक पूरी तरह से देसी भारतीय शैली विकसित की। यहां मूर्तियों के चेहरे पर बाहरी सुंदरता से ज्यादा अंदर की शांति और आध्यात्मिकता दिखती है। और फिर दक्षिण में अमरावती के कलाकारों ने सफेद संगमरमर पर जातक कथाओं को बहुत ही डायनामिक और जिंदादिल तरीके से उकेरा। और अब हम आते हैं मंदिर वास्तुकला के क्लाइमैक्स पर। गुप्त काल में जो नींव रखी गई थी, उसी पर आगे चलकर पूरे भारत में मंदिर बनाने की 2 बड़ी शैलियों का विकास हुआ। ये शैलियां उत्तर और दक्षिण भारत की पहचान बन गईं। इन 2 शैलियों को नागर और द्रविड़ के नाम से जाना जाता है। इनमें सबसे बड़ा फर्क, जैसा कि आप देख सकते हैं, इनके शिखर या टावर के डिजाइन में है। उत्तर भारत की नागर शैली में शिखर गर्भगृह के ठीक ऊपर से एक घुमावदार लाइन में ऊपर उठता है, जैसे कोई पहाड़ की चोटी हो। इसके उलट दक्षिण की द्रविड़ शैली में शिखर एक पिरामिड की तरह होता है, जिसमें एक के ऊपर एक कई मंजिलें होती हैं। द्रविड़ मंदिरों में अक्सर एक विशाल चारदीवारी, गोपुरम नाम का एक बहुत बड़ा गेटवे और एक पवित्र तालाब भी होता है, जो नागर शैली में आमतौर पर नहीं मिलते। तो सिंधु घाटी की एक छोटी सी मोहर से लेकर दक्षिण भारत के विशाल मंदिरों तक ये कला और वास्तुकला सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है। ये एक जीती जागती विरासत है, एक ऐसा सांस्कृतिक धागा जो आज भी हमें हमारे अतीत से मजबूती से जोड़ता है। ये पत्थर की संरचनाएं महज इमारतें नहीं हैं, ये हमारे लिए टाइम कैप्सूल्स हैं। जब हम इन्हें देखते हैं तो हम सिर्फ पत्थर नहीं देखते, हम अपने पूर्वजों की उम्मीदों, उनके विश्वासों और उनकी जबरदस्त रचनात्मकता से जुड़ते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम एक बेहद गहरी और समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा हैं। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए। उन लोगों ने अपनी कहानी, अपनी पहचान पत्थरों पर इस तरह लिख दी कि वो हजारों साल बाद भी पढ़ी जा रही है। हम 21वीं सदी में आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी कहानी किस रूप में और कैसे छोड़कर जा रहे हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।